पिछली क्लासेस में हमने राशियों की बात की थी, ग्रहों की बात की थी और सूर्य चंद्रमा के आधार पर जो महीने बनते हैं उनके बारे में बात की थी, पक्ष की बात की थी। और आज हम भावों की बात करते हैं। भाव हमारे पास 12 होते हैं और इन 12 भावों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि ज्योतिष के अंदर बहुत सारे ग्रह योग बनेंगे, उन योगों को कहाँ देखना है, किस संदर्भ में देखना है, इसके लिए हमें भिन्न भिन्न नामों की आवश्यकता है। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सबकी जब जन्म पत्रिका बनाते हैं तो खाने तो उसमें 12 ही होते हैं और ग्रह भी 9 ही होते हैं और नक्षत्र भी 27 ही हैं और 12 ही राशि हैं। फिर भी सबके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार का फल क्यों दिखाई दे रहा है? उसके लिए बहुत सारे जो योग बनते हैं वो राशियों में बनते हैं, कुछ योग भावों में बनते हैं, कुछ परस्पर ग्रहों की युति और दृष्टि के आधार पर बनते हैं। तो इसलिए इन भावों का वर्गीकरण किया गया। तो पहले जो बात है, पहले भाव होते हैं उनको बोलते हैं हम केंद्र भाव। केंद्र भाव, ये जो केंद्र भाव हैं इनके नाम है 1, 4, 7 और 10। इसको वैसे जो है नाम लेते हैं तो कहते हैं प्रथम यानी लगन भाव है, चतुर्थ भाव चौथा भाव है, सप्तम भाव सातवां है और 10वां भाव दसम भाव है। इसी प्रकार से दूसरा जो भाव की संज्ञा है वो है त्रिकोण। त्रिकोण जो भाव हैं वो 1, 5 और 9 कहलाते हैं। और इन सब की जो जानकारी है भावों की वो तो मैं आपको यहीं से दे देता हूं। देखो ये भाव यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन इस किताब में भी भावों की जो संज्ञाएं हैं वो गलत लिखी हुई हैं। तो हम जो है पहला भाव लिखेंगे केंद्र भाव, ये वाला यहाँ 1, 4, 7, 10। दूसरा है त्रिकोण भाव, वो 1, 5, 9 भाव हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे लिखेंगे पणफल 2, 5, 8, 11। यहाँ से देख सकते हो पणफल। इनकी खासियत है कि ये जो 4 प्रकार के भाव हैं ये, इसमें केंद्र भाव, पणफल और आपोक्लिम जो भाव है इनकी खासियत है कि ये इनमें 3-3 जोड़ने पे आगे के भाव सब पे आ जाते हैं। 1 में 3 जोड़ो तो 4 आता है, 4 में 3 जोड़ो तो 7 आता है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। उसी प्रकार पहले भाव का विचार कर लिया, अगले भाव में जाओ यानी दूसरे भाव में जाओ तो 2 में 3 जोड़ा तो 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11 हो गया। फिर दूसरे भाव, पहले का भी विचार हो गया, दूसरे का तीसरे भाव में जाओ तो उसमें भी 3-3 जोड़े तो 3, 6, 9, 12। ये आपोक्लिम भाव होते हैं। इनकी के बारे में और आगे जो है आपको समझाया जाएगा कि इनके नाम ऐसा क्यों है और इनसे क्या क्या योग बनते हैं। आपोक्लिम भाव यानी कि पहले लिखो केंद्र, फिर लिखो त्रिकोण, फिर पणफल, फिर आपोक्लिम भाव और उसके बाद में आप लिखिए उपचय भाव 3, 6, 10, 11। उपचय भाव, उपचय के भाव जो है 3, 6, 10, 11, इसके सामने आप लिख लो सदैव वृद्धि करने वाले। सदैव वृद्धि करने वाले, उपचय स्थान के सामने लिख लो सदैव वृद्धि करने वाले। और जो त्रिकोण भाव लिखा था आपने उसके सामने लिख लो सदैव शुभ, हमेशा शुभ होते हैं। 1, 5, 9 के सामने लिख लीजिए सदैव शुभ। और उपचय भाव जो है 3, 6, 10, 11 है। इसके अलावा जो कुंडली में बच गए उनको अनुपचय भाव कहते हैं, यानी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 ये अनुपचय भाव है। और इसके बाद में आप लिखिए त्रिषणाय भाव। त्रिषणाय, यहाँ इसमें त्रिक या दुष्ट भाव लिखा है, ये इसको छोड़ो, लिखो त्रिषणाय।
3 6 11 त्रिषष्ठ आय, तीसरा छठा और 11वां त्रिषडाय भाव। इसके सामने लिख लो पा फल देने वाले, 3 6 11 त्रिषडाय, इसके सामने लिखे पा फल देने वाले। उसके बाद में लिखे त्रिक भाव या दुख भाव, त्रिक या दुख दो शब्द यूज करते हैं, त्रिक या दुख भाव, उसका नाम है 6 8 12। षष्ठ अष्टम और द्वादशवें भाव हैं, इनको हम त्रिक या दुख भाव कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि छठा भाव जो है वो रोग, कर्जा, शत्रु, बीमारी, दुर्घटना का है, अष्टम भाव मृत्यु का है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। व्यक्ति के जीवन में ये तीनों भाव ना हो तो व्यक्ति सुख शांति के साथ जीवन जी सकता है, लेकिन ये भाव होते हैं और इनसे संबंधित दुखों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। तो ये जो भाव है त्रिक या दुख भाव, इनको 6 8 12 भाव बोलते हैं। उसके बाद में आप लिखिए मारक भाव, मारक भाव दूसरा और सातवां, मारक भाव दूसरा और सातवां। उसके बाद में लिखिए आयु भाव, तीसरा और आठवां। उसके बाद में आप लिखिए चतुस्त्रय भाव, चतुस्त्रय भाव, उसका नाम है चौथा आठवां चतुस्त्रय भाव। उसके बाद लिखिए सम भाव, न्यूट्रल सम, 2 और 12, दूसरा और 12वां भाव जो है वो सम होता है। उसके बाद में लिखिए धर्म भाव, धर्म भाव 1 5 9, इन्होंने सिर्फ 5 9 लिखा है, धर्म भाव 1 5 9। फिर अर्थ लिखिए 2 6 10, काम भाव 3 7 11 है, मोक्ष भाव 4 8 12 है। तो अगर आपने सब लिखे होंगे तो देखो ये 16 टाइप या 17 टाइप के बन गए होंगे। कितने नंबर बने हैं? परिभाषा 16 या 17 प्रकार की बनी होगी ये। आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? जी सर, ये 13 लिखे हैं सर, और वो 3 6 10 का क्या नाम है सर? 3 6 10, 3 6 10 11 उपचय भाव, 3 6 10, 3 6 10 11, हाँ 3 6 11 कृष्णाई भाव है, 3 6 10 11 उपचय भाव है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में, धर्म अर्थ काम मोक्ष का नियम तो सिंपल सा है, पहला भाव लगन है उसमें 4 4 जोड़ो, फिर दूसरे भाव में 4 जोड़ो, फिर तीसरे भाव में 4 जोड़ो, फिर चौथे भाव में 4 4 जोड़ते जाएंगे, आगे के भाव सबसे ही आ जाएंगे जी। अब ये जो भाव है इनका विचार कैसे किया जाता है, ये विशेष बात होगी। तो बहुत सारे योग बनते हैं जिसमें वो ये कहता है यदि सूर्य से चंद्रमा अगर आपोक्लिन भावों में हो, 3 6 9 12 भावों में हो, तो ऐसे जातक की बुद्धि, ज्ञान, धन, संपदा सब श्रेष्ठ होता है, एक श्रेष्ठ योग बनता है। तो इस प्रकार के योग हैं। ऐसे ही बहुत सारे योग मिलेंगे कि सभी ग्रह अगर बल से विवर्जित यानी बलहीन होकर आपोक्लिन भावों में बैठे हो, यानी 9 के 9 भाव ग्रह जो हैं वो 3 6 9 12 इन 4 भावों में बैठ जाएं, और कोई अस्त हो, नीच हो, यदि निर्बल अवस्था में हो, तो ऐसे में ऐसे बच्चे की जो आयु होती है वो 2 महीने या 6 महीने की ही होती है। ऐसे ही आपने कंटक शनि का नाम सुना होगा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंटक शनि है। तो चौथे या 8वें भाव में जन्म के समय यदि शनि बैठा है तो उसको चतुस्त्रय शनि कहते हैं, यानी चौथा आठवां कंटक शनि है, इसी को नेगेटिव मानते हैं हम लोग। तो फलादेश में इनका बड़ा महत्व है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, उसके आधार पर विचार है। इसी प्रकार से अगर केंद्र भाव में सभी शुभ ग्रह बैठे हो तो दीर्घायु होती है, अगर पणफर में हो तो मध्यम आयु होती है, अगर आपोक्लिक भाव में हो तो अल्पायु होती है। तो इस प्रकार के योग मिलेंगे हमें। ऐसे ही 1 5 9 भाव धर्म है,
तो इन भावों में व्यक्ति आस्तिक है या नास्तिक है, धर्म में उसकी रुचि है या नहीं, इसका विचार करेंगे। ये इसका जो जीवन दर्शन है वो किसकी तरफ आमुख रहेगा, किसकी तरफ ज्यादा जो है वो प्रभावित होगा, इस बात का जो है इन 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, ये भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन्हीं को हम 4 पुरुषार्थ भी कहते हैं। चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम, यानी मनुष्य का जो जन्म है वो इन चारों प्रकार के पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए हुआ है। पहले वो धर्म अर्थ काम और उसके बाद में लास्ट में मोक्ष प्राप्त कर ले, तो उसका जो जीवन है उसको सफल माना जाता है। आज के संदर्भ में ये व्यवस्थाएं चेंज हो गई, लेकिन प्राचीन काल में जब अगर देखें तो उस समय जो था वो मनुष्य का जो रहन सहन था उसकी व्यवस्था ही ऐसी थी। पहले जो है उसमें जो था वो था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, फिर गृहस्थ होता था, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास होता था। तो इस प्रकार से पहले व्यवस्था थी। आजकल ये स्थिति खत्म हो गई है क्योंकि अब आयु भी इतनी ना रही। तो इन भावों का विचार है। ऐसे ही जैसे मारक भाव है दूसरा और सातवां, यानी कि दूसरे और सातवें भाव में जिस ग्रह की राशि आती है या जो ग्रह इन भावों में बैठ गए, उनकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट होने की संभावना प्रबल होती है। और आयु विचार के लिए 8वां भाव और 8वें से 8वां तीसरा भाव है भावार्थ भाव सिद्धांत के अनुसार, तो इनका विचार किया जाता है। अब यहाँ क्या है कि ये जो भाव है ये इनकी संज्ञाएं हो गई, ये भावों को हम इस प्रकार से इनके ये नाम है, लेकिन इसमें कुछ विशेष चीजें हैं। विशेष चीजें क्या हैं जिनसे हम कुछ चीजें सीख सकते हैं कि जो राजयोग आदि जो जन्म पत्री में बनते हैं उनको आप कैसे देखें। तो आप अपनी कॉपी में सब लोग एक जन्म पत्री बना लीजिए इस प्रकार से। और जो लगन है उसके अंदर आप ये लक्ष्मी का एल लिख दीजिए, और 5वां भाव भी लक्ष्मी का स्थान है और 9वां भाव भी लक्ष्मी का स्थान है, इस सब में एल लिख देंगे अंग्रेजी का। लगन पंचम और नवम भाव जो है लक्ष्मी के स्थान है। क्यों है लक्ष्मी के स्थान? क्योंकि लगन में स्वयं हूँ, अपने जीवन में अर्थ कौन कमाता है? मैं स्वयं कमाऊंगा। 5वां स्थान मेरी संतान है, यानी मेरी संतान कमाएगी, और 9वां स्थान मेरे पिता का है, तो इसका मतलब मेरे पिताजी कमाएंगे। तो इन तीनों का एक दूसरे के अर्थ पे लक्ष्मी के ऊपर अधिकार होता है, और ये ब्लड रिलेशन है तीनों का। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी जो त्रिकोण भाव होते हैं परस्पर, उन सबका आपस में ब्लड रिलेशन होता है, खून ही खून को पुकारता है, अच्छा माना गया। तो ये लेकिन संबंध अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये तो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। हो सकता है कि पिता की पुत्र से ना बनती हो, पुत्र की पिता से ना बनती हो, ये तो अलग कारण है, लेकिन फिर भी ब्लड रिलेशन तो है। और हमारे यहाँ पर तो कहावत के रूप में कहा गया कि पानी में अगर आप लाठी या डंडा मारते हो तो उससे पानी अलग नहीं होता। इसी प्रकार के संबंध की बात करते हैं ब्लड रिलेशन के लिए। तो हम तो ये लक्ष्मी स्थान है, और केंद्र स्थान का नाम विष्णु स्थान है, तो उनमें सब में वी लिख दीजिए अंग्रेजी का। और लगन जो है वो केंद्र भी है और वो है, तो इसमें भी वी लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लगन है वो एल वी है, या वी एल बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। विष्णु लक्ष्मी बोल दीजिए या लक्ष्मी नारायण बोल दीजिए, लेकिन लक्ष्मी नारायण अच्छा नाम है, आसानी से लेने में हमें दिक्कत नहीं होती, हम आसानी से ले सकते हैं। तो लगन जो है वो जन्म पत्री का क्या है? लक्ष्मी नारायण है। यानी कि ये व्यक्ति खुद धन भी कमा सकता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है, ये लगन के ऊपर निर्भर है। लेकिन 5वां जो 9वां स्थान है ये सिर्फ लक्ष्मी के स्थान है, धर्म स्थान भी है ये, क्योंकि अभी देखो हमने लिखा 1 5 9 धर्म स्थान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जन्म पत्री में जो केंद्र स्थान है उनमें हमने भाव लिए 1 4 7 और 10, और त्रिकोण में लिया 1 5 और 9। इसका मतलब लगन में तो दोनों चीज आ गई, यानी कि वो के भी है और पी भी है। के का मतलब केंद्र, अंग्रेजी में के का मतलब है केंद्र, और टी का मतलब है त्रिकोण। तो केंद्र और त्रिकोण, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो केंद्र और जो त्रिकोण के स्वामी हैं इनमें 4 7 10
जो भाव है ये तो विष्णु स्थान है, और पांचवा और जो नवमा है ये लक्ष्मी स्थान है। लेकिन लगन जो है वो लक्ष्मी भी है और विष्णु भी है। इनका मतलब इनका आपस में संबंध हो, यानी कि पांचवे का संबंध चौथे से हो, सातवें से हो या 10वें से हो, या नववें भाव का स्वामी का संबंध 10वें से हो, 7वें से या चतुर्थ भाव से हो, या लगन का संबंध इनमें से किसी के साथ भी हो, तो इसका मतलब एक लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है ज्योतिष में, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, जिसको राजयोग की परिभाषा दी गई। तो इस आधार पे केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का स्वामियों का संबंध, यानी के प्लस टी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का जो संबंध है परस्पर, वो क्या है, राजयोग कारक होता है। ये राजयोग कारक होगा। इनका जो संबंध है केंद्र और त्रिकोण का, के प्लस टी का, इसका नाम है राजयोग कारक, यानी ये की प्लेनट होते हैं। इनको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं आज के संदर्भ में की प्लेनट, और वैसे जो है इसको बोलते हैं राजयोग कारक ग्रह। राजयोग कारक, ये राजयोग कारक ग्रह होता है। तो की प्लेनट भी इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं, हिंदी में इसको हम राजयोग कारक ग्रह बोलते हैं। तो जब भी केंद्र के स्वामी, अब हमें मालूम पड़ा भावों की संज्ञा से कि केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं, लगन, चतुर्थ, सप्तम और दशम। त्रिकोण भाव होते हैं लगन, पंचम और नवम। यानी इन जो ये भाव बने, हमारे पास 6 भाव हैं टोटल। 6 भावों का परस्पर अगर कोई भी संबंध जनक पत्र में दिखलाई दे रहा है, इसका मतलब ये जातक के जीवन में उन्नति का कारक होगा, सफलता का सूचक होगा, धन संपदा का सूचक होगा, अच्छे स्वास्थ्य का सूचक होगा। इस संदर्भ में इसको देखा जाता है। लेकिन संबंध जो होते हैं वो तो हम थोड़ा भी आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल की बात यह है कि केंद्रेश और जो त्रिकोणेश है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। इसमें भी एक विशेष बात है कि जो चौथा भाव है इसका नाम है विष्णु स्थान, सातवां भाव इसका नाम भी विष्णु स्थान है, और 10वां भाव इसका नाम भी विष्णु स्थान है। लगन तो लक्ष्मी है और नारायण है, दोनों ही है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो जन्म है वो मम्मी और पापा के मिलने से ही हुआ है, अकेले से नहीं हो सकता था। तो इसलिए लगन का तो महत्व विशेष हो गया। शास्त्र कहता है लग्नम केंद्रम त्रिकोणत्वाद विशेषण सुप्रदम। लगन जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों होने के कारण विशेष सुख फल देने वाला हुआ करता है। क्योंकि हम अपने दोस्त हम स्वयं ही हैं और अपने दुश्मन भी हम स्वयं ही हुआ करते हैं। मेरी ही डिस्टेंस मीटिंग मुझे मेरे जीवन में पतन की तरफ भी ले जा सकती है और मुझे उत्थान की तरफ भी ले जा सकती है। तो मैं खुद ही अपना शत्रु हूँ और खुद ही अपना मित्र हूँ, इसलिए लगन तो विशेष हो गया। लेकिन चतुर्थ भाव जो है, जिसको सुख भाव कहते हैं हम अपने यहाँ, और सातवां और जो 10वां भाव है, ये तीनों के तीनों जो हैं ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, इसलिए इनको विष्णु स्थान कहा गया। क्यों कहा गया? हमारे यहाँ 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का उत्पादन करना, भगवान शिव का काम है सृष्टि का संहार करना, और एक देवता बच गए भगवान विष्णु, उनका काम है सृष्टि का पालन करना। तो वो हमारे पालन कैसे करेंगे? यानी हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत, ये सारा का सारा जन्म पत्र पहले से ही दिखा लाती है। तो चौथे भाव में जो सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी है, मकान है, ऐश्वर्य है, माँ है, जो भी है, वो सारा का सारा हमारे को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जो इसके लिए एफर्ट्स नहीं करता हो। सब प्रयास करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिलता। और सातवां भाव हमारा गृहस्थ जीवन है, वो भी अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। ये सब भी प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत ही होता है। और 10वां भाव जो है वो हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारी एक्टिविटी है, हमारी महत्ता का भाव है, यश मान प्रतिष्ठा का भाव है। ये भी हमारे को मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत ही आने वाला विषय हो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जब इनका संबंध लक्ष्मी से हो जाए, विष्णु का संबंध जब लक्ष्मी से हो जाए, तो ये चीजें हमें शुभता के रूप में मिलने लग जाती है। कुंडली के अंदर शुभता के रूप में परिलक्षित दिखाई देने लग जाएंगी, परिलक्षित होने लग जाएंगी। तो इसलिए इनका विशेष महत्व हो जाता है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का जो संबंध है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, यानी कि जीवन में उन्नति, सफलता, धन संपदा आदि के लिए बहुत शुभ माना गया है। वो
कमजोर भी हुआ करते हैं और वो बहुत बलवान भी हुआ करते हैं, वो ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, वो देखना होगा आगे। अब ये दो चीजें हमने करने के बाद अब आप कुछ बातें लिखिए, ऐसे लिखिए, लिखो यदि केंद्रेश, यदि केंद्रेश, केंद्रेश का मतलब है 1 4 7 10, यानी लगन भी उसमें ले लेंगे। यदि केंद्रेश, यदि केंद्रेश केंद्र भाव, केंद्र भाव अथवा गुरुजी केंद्रेश में 1 4 7 10 अथवा त्रिकोण में स्थित हो, स्थित हो तो शुभ होता है, शुभ होता है। केंद्र का स्वामी जो है, केंद्र के जो स्वामी यदि या तो केंद्र में बैठ जाए अथवा त्रिकोण में बैठ जाए तो वो शुभ होते हैं। अच्छा मानते हो मैं कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई गणमान्य व्यक्ति आए तो आपको उसे कहाँ बैठाना चाहिए? आपका फर्ज बनता है कि उनको सबसे ऊंचे सिंहासन आसन पे बैठाएं या अच्छे सोफे पे, अच्छी कुर्सी पे बैठाएं। लेकिन आप तो बैठ जाए अच्छी कुर्सी पे, यानी बॉस वाली सीट पे, और उनको एक नॉर्मल सीट कुर्सी दे दो कि इस पे आप बैठ जाइए, तो उनका कहीं न कहीं अपमान का सूचक हो जाएगा। इसी प्रकार से कुंडली के अंदर जो भाव होते हैं, उनके जो स्वामी होती है, उनकी अपनी अपनी एक इज्जत और अपने अपना एक महत्व होता है। वो भी इस इज्जत के हकदार हैं। उसी प्रकार की इज्जत अगर उनको मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। अगर वो अगर खराब स्थिति में चले जाएंगे तो उनके फलों में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर केंद्र यदि केंद्र भाव में अथवा त्रिकोण भाव में स्थित होता है तो शुभ होता है। और इसी को इस तरीके से लिख लो, यदि त्रिकोणीश, यानी केंद्र की जगह त्रिकोणीश हो जाएगा। त्रिकोण का स्वामी यदि त्रिकोण में या केंद्र में स्थित हो तो शुभ हो जाता है। यदि त्रिकोणीश केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो शुभ होता है। तो दो चीजें हमने समझी कि भाव का जो स्वामी है वो कब खुश होता है और कब उदासीन हो जाता है, उसको जानने के लिए ये नियम हमारे को याद रखने होंगे हमेशा। यदि केंद्रेश केंद्र भाव अर्थात त्रिकोण में स्थित है तो शुभ होता है। यदि त्रिकोणेश भी केंद्र में या त्रिकोण भाव में स्थित होगा तो शुभ होगा। एक बात हो, दो नियम हो गए हमारे। अब लिखो, यदि केंद्रेश अथवा त्रिकोणेश, अगला तीसरा नियम लिखो, यदि केंद्रेश, केंद्रेश का मतलब केंद्र का स्वामी, वहां जो राशि आती है उसका स्वामी। यदि केंद्रेश अथवा त्रिकोणीश, केंद्रेश अथवा त्रिकोणीश 6 8 12 भावों में हो, भावों में बैठे बैठे तो कमजोर हो जाता है या निर्बल हो जाता है, तो निर्बल हो जाता है, तो निर्बल हो जाता है। यानी कि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण के स्वामी किसी की जन्म पत्री में 6, 8 या 12 भाव में बैठ गए तो उसमें कमी आ गई है, ये मान लीजिए, उसके सुफल में कमी आ जाएगी। तो हमारा तीसरा नियम यह है। एक चौथा नियम और लिखिए, यदि उच्च स्थान के स्वामी, यदि उच्च स्थान के स्वामी, उच्च स्थान कौन से थे? 3 6 10 11। यदि उच्च स्थान के स्वामी परस्पर उच्च स्थानों में ही स्थित हों, यदि उच्च स्थान के स्वामी परस्पर उच्च स्थानों में ही स्थित हों, यदि तीसरे का स्वामी है तो तीसरे में बैठे, छठे या 10वें 11वें में, या छठे का स्वामी छठे में हो या तीसरे 10वें 11वें में हो। इसी प्रकार 10वें भाव का स्वामी या तो तीसरे छठे या 11वें में बैठे और 11वें का स्वामी 11वें में हो या तीसरे छठे 10वें में हो, तो इसको बोलते हैं परस्पर अपने यानी उच्च स्थानों में बैठना। तो जो हमारा चौथा नियम है वो है, यदि उच्च स्थान के स्वामी परस्पर उच्च स्थानों में ही स्थित हों तो शुभ होते हैं। यदि उच्च स्थानों के स्वामी परस्पर उच्च स्थानों में ही स्थित हो तो शुभ होते हैं।
तो हमारे नियम हो गए 4। अब नियम है 5। नियम है 5। 5 नंबर लिखो। लिखो 6, 8, 12 भावों के स्वामी परस्पर 6, 8, 12 भावों में ही स्थित हों तो शुभ होते हैं। 6, 8, 12 भावों के स्वामी परस्पर 6, 8, 12 भावों में स्थित हों तो शुभ होते हैं। लेकिन 6, 8, 12 भावों के स्वामी परस्पर 6, 8, 12 भावों में ही स्थित हों तो शुभ होते हैं। लेकिन इनके स्वामी केंद्रीय त्रिकोण भावों में स्थित हों। लेकिन इनके स्वामी केंद्रीय त्रिकोण भावों में स्थित हों तो जिस भाव में स्थित होंगे उस भाव के फल का नाश करेंगे। नाश का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि वो बिल्कुल ही समाप्त जाएगा। हो नाश शब्द जो है वो ज्योतिष की एक खासियत है कि कभी भी शब्द का अर्थ न लेकर के उसका भाव समझना चाहिए। हमने जो नियम लिखा वो लिखा 6, 8, 12 भावों के स्वामी परस्पर 6, 8, 12 भावों में ही स्थित हों तो शुभ होते हैं। लेकिन इनके स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में स्थित हों तो जिस भाव में स्थित होंगे उस भाव के फल का नाश करेंगे, यानी उस भाव के फल को हानि पहुंचाएंगे। नाश जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो तो है कि बिल्कुल ही मर जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। लेकिन यहाँ मतलब है उस भाव से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां आपके या मेरे जीवन में अवश्य आएंगी अगर ऐसी स्थिति है कुंडली में। तो शब्द का अर्थ नहीं लेना है, शब्द के अर्थ के साथ भाव को लेना है। जैसे आपको बतलाऊं तो हमारे यहाँ पर जो मांगलिक दोष होता था या होता है उस संदर्भ में हमारे यहाँ जो उसके परिभाषित रूप में जो हमें मांगलिक दोष का जो संदर्भ दिया गया था वो था लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टम पूजे कन्या भर्ता विनाशाय भर्ता कन्या विनाशनम। वहां पर जो शब्द था वो विनाश था। लेकिन बाद की जो टेक्स्ट आए, जो बाद की जो किताबें छपी उनमें बहुत सारे लोगों ने विनाश शब्द को हटाकर वहां पर लिख दिया मृत्युर्भवे। इसलिए समाज के अंदर ये भ्रांति फैल गई कि जो मांगलिक लड़का है और नॉन मांगलिक से उसका विवाह कर लिया जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वहां पर शब्द दे दिया मृत्युर्भवे। वरना वहां पर जो शब्द था वो विनाश था और विनाश का अर्थ था वी धातु। वी शब्द जो है वो ऋष धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है पति पत्नी का अलग अलग चारपाई पे शयन करना ही विवाह की मृत्यु है वास्तव में। क्योंकि विवाह जो है वो संबंधों का कारक है और परस्पर हस्बैंड और वाइफ में, पति और पत्नी के बीच में अगर कोई संबंध नहीं है तो दोनों का जो भावनात्मक लगाव हुआ करता है, जो परस्पर एक दूसरे के प्रति जो प्रेम हुआ करता है वो पैदा कहाँ से होगा। इसलिए मांगलिक दोष जो था वो जिद, क्रोध, गुस्सा, अड़ियलपना, इन चीजों के कारण पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते थे उनमें कड़वाहट का काम करता था। और करता क्या था कि एक दूसरे से रूठने का बड़ा झंझट करता था। इसलिए हमारे शास्त्र कानून में तो बड़ी अच्छी बात है कि विनाशनम, विनाश का मतलब था अलग अलग चारपाई पे शयन करना, लेकिन बाद में उन्होंने मृत्युर्भवित लगा दिया। तो मैं यहाँ इसलिए ये बात छेड़ी आपके सामने कि उस भाव का नाश हो जाएगा। नाश का मतलब उस भाव से संबंधित दिक्कतें आएंगी, परेशानियां होंगी। और यदा कदा अगर ये ग्रह बलवान होकर यानी नेगेटिव वे में, मान लो 8वें भाव का स्वामी अस्त हो और 4थे भाव में बैठ जाए और उसका स्वामी 4थे भाव का स्वामी कमजोर हो तो माँ का नाश कर देगा। अर्थात माँ का सुख कम हो, माँ अल्पायु, माँ बीमार हो सकती है, माँ के साथ में आपको रहने का सौभाग्य प्राप्त ना हो, माँ का आशीर्वाद ना प्राप्त होता हो, इस प्रकार का विचार है। तो वो हम आगे जब धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे तो ये सब चीजें हमारे सामने आएंगी। तो हमने ये बातें लिखी कि इन भावों के जो स्वामी हैं वो कहाँ कहाँ बैठने पे कैसी कैसी स्थिति में, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, तो उनके सामने जो है उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो वो जो बच्चा है वो तो टीचर की चेयर पे जाके बैठ जाए और जब टीचर पढ़ाने आए तो उसको स्टूडेंट की चेयर पे बैठा दिया जाए। तो कहीं न कहीं एक के साथ तो अपमान और दूसरे के साथ प्रतिष्ठा की बात होगी। जो स्टूडेंट है, वो बच्चा है, वो सीखने के लिए आता है, लेकिन वो शिक्षक की कुर्सी पे बैठ गया तो उसका तो उत्थान हो गया। लेकिन जो टीचर थी उसको आपने वहां बैठा दिया जहां बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं उसको अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
उसके मन में एक नेगेटिव विचार आ सकता है। इसलिए सभी जो भाव के जो स्वामी होते हैं वो भी किसी भाव में जब बैठते हैं या तो प्रसन्न हो जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इतनी सारी बातें लिखी कि भाव के संदर्भ में इस तरीके से देखना चाहिए। अभी जो भाव हैं इनके हमने वर्गीकरण भी कर लिया, लेकिन ये जो भाव हैं इनसे मात्र एक ही चीज नहीं देखी जाती, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो आप अपनी जो है जन्म पत्री ऐसे बना लीजिए, पहले हम 12 बातें लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें लिखेंगे। ये जो भाव है इसका नाम है लगन, इसीलिए इसको बोलते हैं लगन कुंडली। इसी का नाम है प्रथम भाव, ये पहला भाव होता है। लगन जो है उससे क्या क्या देखते हैं, हमारे यहाँ तो जो शास्त्र है उसमें बहुत सारी चीजें देखने का विचार है, पूर्व सब चीजों का विचार करना है, लेकिन क्योंकि हमारी ये प्रारंभिक सिद्धि है तो इसलिए हम पहले एक एक बातें सीखें तो अन्य बातें भी सीख सकते हैं। तो पहला भाव है उसका नाम है तन, दूसरे का नाम है धन, तीसरे भाव का नाम है भ्राता, चौथे भाव का नाम है माता, पांचवा जो भाव है वो है पुत्र, छठा भाव होता है रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु, और सातवां भाव है जाया, आठवां भाव है आयु, और नौवां भाव है धर्म, 10वां है कारण, 11वां है लाभ, और 12वां है हानि। हमेशा क्या करना है, इसको याद करने का सीरीज है 4 3 1 4। तन धन भ्राता माता, यानी कि 4 लगातार बोलो, फिर पुत्र रिपु जाया 3 बार, फिर रिपु 1 यानी कि आयु को 1 बार बोलो। तन धन भ्राता माता, पुत्र रिपु जाया आयु, धर्म कर्म लाभ हानि, यानी कि 4 3 1 4। इस तरीके से अगर इसको पढ़ते हो आप तो ये आसानी से याद हो जाएगा आपको। सर हाँ बोल बेटा। चलो सर आवाज आवाज नहीं आई थी जो आपने पहले बोला ना, पूरी लाइन 5 मिनट आवाज खत्म हो गई थी। 4 3 1 4 की सीरीज में बोलो, यानी कि तन धन भ्राता माता 4 बार बोला, पुत्र रिपु जाया 3 बार बोला, आयु 1 बार बोला, धर्म अर्थ लाभ हानि इसको 4 बार लगातार बोला, तो ये याद हो जाता है, आसानी से याद हो जाएगा। अब जो लगन भाव है उससे क्या क्या देखते हैं, तो शास्त्र का वचन तो कहता है लग्नम देहम रूपम च वर्ण चय बलाबलम सुखम दुखम स्वभावम च लगन भावान निरीक्षिए। कि जो लगन है उससे क्या क्या, लग्नम देहम रूपम च, लगन से देह है पूरी शरीर को, रूप को आप काले हैं गोरे हैं, वर्ण रूप वर्ण कद काठी, लग्नम देहम रूपम च वर्ण चय बलाबलम, यानी कि हिम्मत हौसला ताकत बलाबल का विचार है। तो लगन भाव से ही एक नहीं बहुत सारी चीजें देखते हैं, इसी प्रकार द्वितीय भाव से बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो हम कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं उनको आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रथम भाव देह काया शरीर रचना व्यक्तित्व चेहरा स्वास्थ्य चरित्र स्वभाव बुद्धि आयुष्य सौभाग्य सम्मान प्रतिष्ठा समृद्धि, इन सब चीजों का विचार यहाँ से करते हैं। इसके अंदर आप जो है सिर और लिख लेना, सिर और लिख लो इसमें प्रथम भाव में। द्वितीय भाव जो है वो है संपत्ति का,
धनम धान्यम कुटुम्बाश्च मित्र जालम मित्रकम धातु रत्नादिकम सर्वम धन भावान निरीक्षित। यानी कि दूसरे भाव से संपत्ति का, परिवार का, वाणी का, दाहिनी आंख का, जिह्वा का, नासिका, दांत, भोजन, यानी कि भोजन का मतलब स्वाद भी इसमें आ गया। अवलोकन, अवलोकन का मतलब देखना, क्योंकि आंखें, ये दाई आंख है तो देख, आप किस तरीके से देखते हैं किसी को, टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं, सीधी दृष्टि से देखते हैं, आंख झुका करके बात करते हैं, आंख उठा करके बात करते हैं, इसको अवलोकन कहते हैं। जवाहरात, गहने, क्योंकि ये संपत्ति की निशानी है। हमेशा जो संपत्ति है वो एक चल और अचल दो प्रकार की होती है। तो जो जमीन जायदाद है वो तो चल संपत्ति होती है, और जो अगर ज्वेलरी है, पैसे हैं, वो अचल संपत्ति होती है। तो इसलिए ज्यादातर लोगों के पास जो है चल संपत्ति में तो गहने ही होते हैं। पत्थर का मतलब यहाँ पर हीरे मोती जवाहरात से है। जीवन साथी के बीच हिंसा, क्योंकि ये जो है, क्योंकि वाणी उसका कारण है। किसी ने कहा कि यही जो आपकी जो बोलने की जो शैली है आपको हाथी पे चढ़ा सकती है, और यही बोलने की जो शैली है आपकी, वो हाथी से नीचे भी गिरा सकती है। तो आप हाउ टू स्पीक, आप कैसे बोलते हो, इन सब का विचार दूसरे भाव से करते हैं। तीसरा जो भाव है छोटे भाई बहनों का, यानी कि सहोदर का मतलब वही है कि जो पीठ के पीछे यानी कि पीछे जो पैदा होते हैं उनको सहोदर कहते हैं, छोटे भाई बहनों को। रिश्तेदार, पड़ोसी, साहस, बहादुरी, क्योंकि हिम्मत हौसले का भाव है। सेना, दाया कान, हाथ, लघु यात्राएं, नाड़ी तंत्र, संचारण, क्योंकि तीसरा भाव कान का है तो क्या करते हैं हम, फोन पे जो बात करते हैं आजकल या म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, ये सारे संचालन के ही हैं। लेखन, हाथ से लिखते हैं, पुस्तक संपादन हाथ से ही संपादन करते हैं। समाचार पत्रों की सूचना हम अपने कानों से सुन करके दूसरों को बताते हैं। इसमें आप ये और लिख लेना कंठ स्वर, करके भाव में कंठ स्वर और लिख लेना। इसी प्रकार चतुर्थ भाव माता, वाहन, खजाना, भूमि, आवास, शिक्षा, जमीन जायदाद, अनुवांशिक प्रकृति, क्योंकि जीवन का उत्तरार्ध भाग, छिपा खजाना, गुप्त प्रेम संबंधी। इसमें चौथे भाव में जो है ना गुप्त प्रेम नहीं होता, वैसे इसको हटा दो। चौथे भाव में आप ये लिख सकते हो सुहृदय, यानी कि अच्छे हृदय वाला। और कपटी, कपट भी चौथे भाव से देखते हैं, वो जरूर इसमें लिख दीजिए। सीना का जगह यहाँ पर हृदय लिख लीजिए। विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, तो जो चौथा भाव है वो ससुराल पक्ष का नहीं है। ससुराल जो पक्ष है वो तो सेकंड हाउस होता है। हाँ, माँ का भाव जरूर है ये। परिवार का हस्तक्षेप तो सही लिखा है, लेकिन ये जो है ससुराल वालों का जो पक्ष जो वो रहता है इसमें विवाहित जीवन में जो हस्तक्षेप वो नहीं है। आभूषण और कपड़े भी ठीक है। और इसमें ये भी लिख लीजिए प्रारंभिक शिक्षा। चतुर्थ भाव जो है वो मैट्रिक तक की एजुकेशन है। आगे बढ़ा दूं? जी सर, बढ़ा दीजिए। हाँ, ये तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ, आप लिख ही लोगे, मैं आगे कराता हूँ आपको, है ना। जी सर। आप सबको जो है ये मैं भेज दूंगा, तो मैं आगे आपको कुछ चीजें कराता हूँ। चलो ठीक है सर। अब, हाँ, तो हमने भावों से क्या क्या देखते हैं ये पता कर लिया, एक बात होगी। अब जो प्रत्येक जो भाव होता है, अब उसको हम थोड़ी कल्पना करके लिखना शुरू करते हैं। हमने एक ये जन्म पत्री बनाई,
पहली जो चीज है उसका नाम तो है भाव या घर या हाउस, ये इसके नाम है। आजकल लाल किताब वाले इसको बोलते हैं खाना, फारसी शब्द है खाना। तो भाव, घर, हाउस या खाना कुछ भी कह दो, सबका मतलब एक ही है। जैसे माँ कह दो, मम्मी कह दो, मॉम कह दो, संबोधन एक का ही है, वो है हमारी माता श्री का। पापा कह दो, पिताश्री कह दो, बापू कह दो, फादर कह दो, डैड कह दो, लेकिन बात एक ही है। इसी प्रकार से भाव, घर, हाउस और खाना मतलब एक है, हमें समझ में आना चाहिए। तो हमारे यहाँ ज्योतिष में उसको भाव लिया। भाव इसलिए लिया कि भाव जो है इसके अंदर इतनी ताकत है कि जब आपका जो अति शत्रु व्यक्ति है, जिससे आपकी बहुत ज्यादा शत्रुता है, वो किसी मुसीबत में आपके काम आ जाए, तो यकीन मानो आपका भाव, शत्रुता का जो था वो विगलित हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, और उसके साथ में फिर आपका जो प्रेम है वो दोबारा फिर उमड़ पड़ेगा। भाव के अंदर इतनी ताकत है, क्योंकि प्यार और नफरत के बीच में हमारा जो बाल होता है उसकी जो थिकनेस है, मोटाई होती है, उसका 1/1000वां हिस्सा जितनी पतली लाइन होती है, वो कब पार हो जाओ आप, या सामने वाला पार करके आपके पास आ जाए, कहा नहीं जा सकता। ये सारी भावनाएं हैं एक्चुअली। तो ये जो भाव है, ये जो 12 खाने, इनका नाम भाव इसलिए है कि ये ग्रह की जो मूल प्रकृति है उसको बदलने की ताकत रखता है, इसलिए इसका नाम भाव है। अगर शुभ भावों में वो ग्रह की राशि आ गई तो उसकी जो मूल प्रकृति थी उसको चेंज कर दिया, क्योंकि भावनाओं के अंदर ये गुण है। घर में ये गुण नहीं होता, हाउस में ये घर गुण नहीं होता, और खाने में भी ये गुण नहीं होता, भाव में होता है। इसलिए ज्योतिष में 12 भाव कहा गया, ये 12 भाव है। अब पहली चीज है भाव, दूसरी चीज है भावेश। भावेश का मतलब भाव का स्वामी। भावेश का मतलब होता है भाव का स्वामी। भाव का स्वामी कौन होगा? तो अब इसमें लिखो भावेश, और उसके आगे लिखो भाव का स्वामी, और फिर आगे लिखो जिस भी भाव में, आगे लिखो जिस भी भाव में जो राशि स्थित होती है। भावेश का मतलब है भाव का स्वामी, फिर आगे उसकी परिभाषा लिख लो। लिखो जिस भी भाव में जो राशि स्थित होती है उस राशि का स्वामी ही उस भाव का स्वामी कहलाता है, उसे भावेश कहते हैं। भावेश का अर्थ है भाव का स्वामी। परिभाषा है जिस भाव में जो राशि स्थित होती है उस राशि का स्वामी ही उस भाव का स्वामी कहलाता है, उसे ही भावेश कहते हैं, उसे ही भावेश कहते हैं। और ब्रैकेट में लिख लो सूर्य चंद्रमा एक एक भाव के भावेश होते हैं, स्वामी होते हैं। अन्य ग्रह दो दो भावों के भावेश होते हैं। कभी ये ना हो कि एक जो ग्रह है उस, मान लो कि मंगल की एक राशि तो किसी भाव में और दूसरी किसी भाव में है, तो आप कहोगे कि ये क्या भावेश हो गया, ये तो 2 भाव का स्वामी हो गया। तो वो तो नियम है, क्योंकि जिन ग्रहों की जो 2 राशियां हैं उनके 2 भावों का अधिकार आ जाएगा उनके पास, और सूर्य चंद्रमा के पास एक एक राशि है। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा के पास 6 राशियां थी, और इन दोनों ने ही अपनी जो 5 राशियां जो थी, यानी 10 राशियां, वो 5 ग्रहों में बांट दी। इसलिए एक ग्रह के पास 2 राशियों का अधिकार आ गया। तो वह जिस प्रकार से भी उसका जो संदर्भ था वो हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। तो भावेश जो है, तो दो चीजें होगी हमारे पास, एक चीज होगी भाव, दूसरा हो गया भावेश, और एक और तीसरी चीज होती है ज्योतिष में, उसको बोलते हैं हम कारक। कारक को आप ये मान लो कि ये गॉड फादर होता है, ये हमारी कुंडली का गॉड फादर होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो ईश्वर है, जिसका कोई भी नहीं हो, कहीं ना कहीं तो जीने के लिए ऐसी भावना तो चाहिए। तो कारक ग्रह जो होता है वो क्या होता है? कारक ग्रह लिखो, इसको गॉड फादर कहते हैं। कारक ग्रह लिख लेना, आगे मैंने कारक ही लिखा, लेकिन कारक ग्रह लिख लो आगे, आप उसमें आगे लिख लो गॉड फादर। इसकी परिभाषा लिखो, लिखो कारक ग्रह
कारक ग्रह उस भाव का स्वामी तो ना हो, कारक ग्रह उस भाव का स्वामी तो ना हो, फिर भी कारक ग्रह उस भाव का स्वामी तो ना हो। उस भाव इसलिए लिख रहे हैं, उस भाव कि जिसका विचार कर रहे हैं। किस भाव का विचार कर रहे हैं? उस भाव का विचार कर लेंगे जिसके बारे में विचार है, क्योंकि अभी लिखेंगे उन सब चीजों। कारक ग्रह उस भाव का स्वामी ना हो, उसके बावजूद भी, कारक ग्रह उस भाव का स्वामी ना हो, उसके बावजूद भी उस भाव के फल देने की क्षमता या सामर्थ्य रखता है। कारक ग्रह उस भाव का स्वामी ना हो, कारक ग्रह उस भाव का स्वामी ना हो, उसके बावजूद भी उस भाव से संबंधित फल देने की सामर्थ्य या क्षमता रखता है। और यदि, इसी में आगे जोड़ दो, और यदि भाव का स्वामी स्वयं बन जाए, और कारक ग्रह ही अगर उस भाव का स्वामी स्वयं बन जाए तो पूर्ण अधिकार ग्रह के पास आ जाता है। ऐसे में कुंडली बहुत डिस्टर्ब भी हो सकती है, कुंडली बहुत ज्यादा बलवान भी हो सकती है। अगर कारक ग्रह ही उस भाव, जिस भाव का कारक है वो उसका स्वामी भी बन जाए, ऐसे में तो उस भाव का पूर्ण अधिकार उस ग्रह के पास आ जाता है। उस दूसरे ग्रह को देखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। दूसरा ग्रह उसे प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसके पास पूर्ण अधिकार होगा, पूरा ताकत जो है, क्षमता उस भाव से संबंधित फल देने की उसी के पास आ जाएगी। वो कैसे आएगी वो हम आगे करेंगे, भी बताएंगे। तो जो 12 जो भाव है हमारे, इनके कारक ग्रह होते हैं। तो लगन का जो कारक है वो हमारा सूर्य होता है, दूसरे भाव का कारक होता है गुरु, तीसरे का कारक होता है मंगल, चौथे का जो कारक होता है वो चंद्रमा तो होता है माँ के लिए। मंगल जो ग्रह होता है वो होता है प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि जमीन के लिए। और जो शुक्र जो चौथे भाव का कारक होता है ये वाहन सुख के लिए, यानी लग्जरियस लाइफ के लिए होता है। और पांचवा जो भाव है उसका कारक ग्रह एक होता है गुरु, छठे भाव के कारक ग्रह दो होते हैं। मंगल होता है दुर्घटना, विवाद, कर्जा। और शनि जो है इस भाव में होता है रोग के लिए, शनि को रोग के लिए देखते हैं। और जो हमारा सातवां भाव होता है इसके शुक्र तो कारक होता है वाइफ का, डब्ल्यू लिख लो, और जो गुरु है वो कारक होता है हस्बैंड का, एच लिख लो। हम जानते हैं कि लिंग भेद से पुरुषों की कुंडली में शुक्र हो जाएगा और स्त्री की कुंडली में गुरु हो जाएगा। लेकिन एक बात ये याद रखना कि शुक्र चाहे स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, उन दोनों की कुंडली में विवाहित जीवन का सदैव कारक होता है। और आठवें भाव का जो कारक है वो शनि है, और नौवें भाव का कारक जो है गुरु तो है भाग्य के लिए, क्योंकि भाग्य भाव है, भाग्य और धर्म के लिए। और सूर्य जो है वो होता है पिता के लिए, फादर के लिए। और 10वें भाव के तो कारक वैसे सभी ग्रह हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र सूर्य, बुध और शनि को लेता है। वैसे सभी ग्रह हैं अपने अपने कारकत्वों के अनुसार। सूर्य जो गवर्नमेंट सर्विस या राजकाज के कामों के लिए दिखाता है, बुध व्यापार का कारक है, शनि नौकरी का कारक है। और 11वें भाव का कारक गुरु है, और 12वें भाव का कारक शनि है। और 12वें भाव का एक कारक और होता है, उसका नाम है राहु। अब जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जा रहा है किसी विषय को पढ़ते पढ़ते, तो व्यक्ति अपनी बातें भी उसमें रखता है, क्योंकि जब कोई नियम बार बार आए और वो हमेशा सफलता के रूप में प्रदर्शित हो रहा हो, तो उन नियमों को हमें अपना लेना चाहिए। 12 भाव का जो राहु है वो व्यक्ति की, एक तो 12 भाव हमारा मास्टर बेडरूम की कंफर्ट है, शयन सुख है। राहु 12 भाव का कारक इसलिए है कि राहु के कारण व्यक्ति की नींद उड़ जाती है कई बार। दूसरा 12 भाव विदेश का भी है और 12वां भाव जेल का भी है। राहु इन दोनों चीजों का कारक है। और 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। अब हॉस्पिटलाइजेशन होने के पीछे
ज्यादातर तो अगर क्रॉनिकल जैसी बीमारियां हो जाती है तो उसमें कई कई महीनों तक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज रहता है, बहुत एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो क्रॉनिकल जितनी भी डिजीज है उनका कारक में राहु आ जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जनित जो रोग है वही क्रॉनिकल डिजीज के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इसलिए राहु को भी हम यहाँ देंगे। जैसे मान लो 12 भाव में राहु हो किसी कुंडली में, तो संभावना है कि ऐसा व्यक्ति बाहर चला जाए, या उसके नींद ना आती हो, या उसको कोई अगर रोग हो तो इन्फेक्शन जनित रोग हो सकता है, उसके मन में भय होना, डरना, ये सारी चीजें राहु के कारण हो सकती है। तो 12वें भाव का एक संदर्भ में हम राहु ले लेते, इसलिए मैंने उसको बाहर लिखा। तो ये कारक हैं, ये इनके स्वामी हो या ना हो उसके बावजूद भी कैसे विचार करें भाई। सूर्य कुंडली में लगन का कारक है, 9वें भाव का कारक और 10वें भाव का कारक है। इसका मतलब सूर्य जो है तो जन्म पत्री में अगर स्ट्रॉन्ग हो, बलवान हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, सब राशि में हो, वर्गोत्तम हो या षडबल से युक्त हो, तो ऐसे में ये तीनों यानी कि अच्छा स्वास्थ्य, पिता का सुख बहुत अच्छा, और काम धंधा बहुत अच्छा होता है, नौकरी व्यवसाय जो भी करेगा उसमें यशमान प्रतिष्ठा अच्छी मिल जाती है व्यक्ति को, तो इस प्रकार से अच्छा हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति इस कुंडली के अंदर देखा जाए तो देखो 5 भावों का कारक है, दूसरा, 5वां, 2, 7वां, 3, 9वां, 4 और 11वां, 5 भावों का कारक है। स्त्री कुंडली में, पुरुष की कुंडली में 4 भावों का कारक है। इसका अर्थ है कि फीमेल जो है स्त्रियों की कुंडलियों में अकेला बृहस्पति ही बलवान हो जाए तो भी बहुत सारी चीजें सुधर जाती है। दूसरा भाव जो है वो फैमिली, 5वां भाव संतान और शिक्षा, 7वां भाव गृहस्थ जीवन, 9वां भाव धर्म और 11वां भाव लाभ। यानी ये सब चीजें ठीक हो जाए तो फिर रह क्या गया, कुछ भी नहीं रह जाता। तो अकेला बृहस्पति ही बहुत बलवान होता है। तो आप देखो कि ये जो शुभ ग्रह हैं जिन जिन भावों के कारक हुए, या अशुभ ग्रह जिन भावों के कारक हैं, उन भावों के वो स्वामी हो या ना हो उसके बावजूद भी वैसा फल देने की ताकत रखते हैं। जैसे कुंडली मिलान के संदर्भ में लोग अष्टकोण मिलान करने के बाद जब इसका विचार किया जाता है 15 दोषों का, तो वहां पर बड़े सुंदर हमारे को नियम मिलते हैं। उसमें कारक ग्रहों का महत्व बहुत विशेष हो जाता है और शुभ ग्रहों का तो अत्यधिक हो जाता है। वहां पर जो है सूत्र मिलते हैं कि लग्ने चंद्रज्ञ बुध शुक्रेषु बहु सौख्य गुणान्विता। यदि किसी स्त्री की कुंडली में, किसी कन्या की कुंडली में यदि लगन में पक्ष बली चंद्रमा, बुध या शुक्र में से कोई एक बैठा हो या 2 बैठ जाए तो सोने पे सुहागा, और 3 बैठ जाए तो और सुंदर, यानी कि मणि कांचन योग हो जाएगा। यानी कि पक्ष बली चंद्रमा, बुध या शुक्र में से कोई एक भी अगर लगन में बैठ जाए तो कह सकते हो कि ऐसी स्त्री जो है वो अपने परिवार के साथ रहने वाली, पति का आदर करने वाली, अच्छी संतति वाली, कुल वर्धनी, कुल का वर्धन करने वाली और सुख सुविधाओं से संपन्न होगी। अगर जीवित प्राप्ति संपन्ना, पुत्र पौत्र सुखान्विता, यदि अकेला बृहस्पति ही लगन में हो तो ऐसी स्त्री जो है वो अच्छे कुल में पैदा होती है, अच्छे कुल में ब्याही जाती है और उसके संतान अवश्य होती है, और वो अपने पोते पड़पोतों का मुख देख करके सुख शांति के साथ इस दुनिया से वो जो है चली जाती है। यानी कि बुढ़ापे, एक तो एज फैक्टर बहुत अच्छा हो गया, फिर खुद के पुत्र होंगे और पुत्रों के भी पुत्र होंगे, उन सबको भी देख के जाएगी, जिसका मतलब एज फैक्टर भी अच्छा हो गया। तो ये ग्रह जो है कारक ग्रह जो बहुत भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये स्त्रियों की कुंडली में अगर लगन में बैठे तो बहुत सुंदर, और वह सम राशि में बैठ जाए तो और भी उत्तम हो जाता है। तो इनका विचार जो है वो उस भाव का स्वामी हो या ना हो, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो किसी का सिंह लगन है, लेकिन उसी के अंदर मान लो कि अगर गुरु बैठ जाए, उसी में शुक्र बैठ जाए, तो लगन तो सिंह है लेकिन 2 ग्रह बैठ गए स्त्री कुंडली में, तो सिंह लगन की जो महत्वाकांक्षा होने की जो बात थी, अग्रेशन की बात थी, गुस्सा जिद अडिलपने की जो बात थी, राजा जैसी जो ऑर्डर देने की जो प्रवृत्ति होती है वो किसी हद तक डाउन हो गई, और गुरु और शुक्र की स्थिति के कारण उसके अंदर सहनशीलता, नम्रता, दया आदि गुण उसके अंदर विद्यमान हो गए। तो ग्रहों के आधार पे तो ऐसे ही वो उस भाव के स्वामी नहीं है,
फिर भी वो जिन भावों के कार्य को उनको अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कारक ग्रह उस भाव का स्वामी हो या ना हो, उसके बावजूद भी अच्छा फल देगा। फिर हमने ये बात लिखा, लेकिन कारक ग्रह ही उस भाव का स्वामी भी हो जाए तो फिर उस ग्रह के पास उस भाव से संबंधित जो फल है देने की जो क्षमता है उसकी पूर्ण हो जाती है, उसके पास ही सारा अधिकार आ जाता है। जैसे अब मान लो कि पांचों भाव का कारक कौन है? गुरु। अगर मैं यहाँ पर किसी कुंडली में 9 नंबर राशि या 12 नंबर राशि हो और उसमें गुरु बैठा दूं, तो इसका मतलब गुरु पांचवें भाव का स्वामी गुरु हुआ। भाव है पांचवा और उसमें राशि है धनु, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है और मीन राशि का स्वामी भी गुरु होता है। तो क्या कहेंगे? भाव है पांचवा, भावेश है पंचमेश जिसका नाम गुरु है और कारक भी गुरु है। तो ऐसे में गुरु का जो भी फल है अच्छा या बुरा वो संपूर्ण रूप में व्यक्ति को अवश्य मिलेगा। जब भी किसी भी प्रश्न के उत्तर में जब प्रतिद्वंदिता होती है, दो लोग अलग अलग व्यूज देते हैं तो झगड़ा होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति हो वो ही डिसाइड करे कि ये अच्छा है या बुरा है, तो वो जो भी डिसाइड कर देगा उसको मान लिया जाएगा, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं प्रतिद्वंदी। तो जब भाव का स्वामी और भाव का कारक एक ही ग्रह होता है तो उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। इस कारण से उस भाव का जो प्रखर जो भी फल है शुभ या अशुभ वो उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा, वो हम उन नियमों को आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे में उसका पूरा का पूरा जो फल है वो उसी ग्रह के पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से भाव, भावेश और कारक इन तीन चीजों के आधार पे हम फलों का निरूपण करते हैं, फलों के बारे में जानते हैं, उनके प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास भावों की जितनी भी बातें थी हमने मोटी मोटी वो हमने कर ली। प्रत्येक जो भाव से क्या क्या देखते हैं उसकी कुछ डिटेल्स आपको करा दी और कुछ मैं आपको भेज दूंगा क्योंकि वो लिखने का विषय है। अब हम चलते हैं ग्रहों के पास। ग्रह हमारे पास 9 है। इसमें भी ये याद रखो कि जो सूर्य जो है वो ग्रह में होकर के तारा है और जो 2 नंबर का जो ग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं ये भी ग्रह न होकर के उपग्रह है। और हमारे पास 8 नंबर और जो 9 नंबर है वो राहु और केतु हैं, इनका कोई पिंडी नहीं है। आकाश में अगर देखें तो वास्तव में देखा जाए तो ये सूर्य और चंद्रमा के संपात बिंदु हैं, दोनों की ऑर्बिट एक दूसरे को जहां काटती है, जहां पर मेष राशि है वहां काटते तो राहु को बोलते हैं, तुला राशि पे जहां पर सूर्य और चंद्रमा के जो 2 सर्कल आपस में काटते हैं उनको हम केतु बोलते हैं। ऐसे तो सच बात तो यह है कि हमारे पास जो 7 ग्रह हैं इन सभी के संपात होते हैं, यानी कि वास्तव में राहु केतु जैसे जो नोड है ये जो पात है ये 14 होते हैं, ग्रह तो 7 हैं सूर्य से लेकर शनि तक। तो सब जब सूर्य के पास 2 हैं और चंद्रमा के भी 2 हैं तो 5 ग्रह बच गए, तो 5 दूनी 10 उनके भी तो होंगे। तो इसका मतलब टोटल जो राहु केतु के जो संपात है वास्तव में तो 14 है, 7 दूनी 14 हो जाते हैं। लेकिन औरों का विचार हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनका जो बिंब है उनकी जो चाल है, जैसे राहु केतु की तो चाल हमें मालूम है, ये 1.5 साल में एक राशि पार करता है, 18 वर्ष में 12 राशियों का भोग कर लेता है। वो तो 21,600 वर्षों में जो है वो उनकी दूरी तय करते हैं। मंगल आदि के जो संपात हैं, जो राहु केतु जो उनके लॉर्ड है वो तो बहुत लंबे समय में दूरी तय करते हैं, तो उनका प्रभाव ही नहीं आएगा। यानी कि अगर एक राशि का भी विचार करें तो कितने 100 वर्षों तक वो एक राशि भोगता रहेगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उनके संपातों को नहीं लिया, सूर्य और चंद्रमा के संपातों को लिया। इसलिए लिया क्योंकि इनका जो भगन काल था वो हमारे को प्रभावित कर रहा था और इनकी चाल भी इतनी थी कि हमारे जीवन में कई बार आ जाएगी। मान लो अगर कोई व्यक्ति अगर 90 साल जी जाए तो 18 पंजे 90 यानी कि 5 बार राहु केतु की आवर्ती घूम जाएगी उसकी 12 राशियों से मोटे तौर पे। तो इसलिए इन ग्रहों का प्रभाव है उनको हमने नहीं लिया। तो सूर्य तारा है और चंद्रमा उपग्रह और राहु केतु के पिंड नहीं है।
तो सूर्य को भी हमने ग्रह माना और चंद्रमा को भी हमने ग्रह माना। क्यों माना? इसकी वजह थी, अगर हम ऐसा ना माने तो हमारे को याद रखने में, हमें समझाने में और समझने में दिक्कत होगी। मान लो किसी व्यक्ति के पास कुछ तो डॉलर हो और कुछ इंडियन रुपीज हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी नहीं बता सकता कि उसके पास कितने पैसे हैं। एक सूत्र में या तो वो सारे रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर ले या डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर ले तो बता सकता है इतने पैसे हैं, अन्यथा वो हमेशा ये बताएगा इतनी डॉलर है, इतने रुपए हैं, लेकिन सबका टोटल नहीं बता सकता। इसीलिए हमारे यहाँ पर इस गतिरोध से बचने के लिए सभी को हमने कहा ग्रह हैं, वो चाहे तारा हो चाहे उपग्रह हो, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ग्रह के साथ में मालूम पड़ा कि 9 ग्रह है, नहीं तो अलग बात होती। सूर्य के लिए कोई भी नियम लिखना पड़ता है तो कहते कि यदि तारा ग्रह यहाँ हो तो ये फल मिलेगा, और बाद में अगर जब मुहूर्त में जाते हैं तो वहां तारा जो डूबने का बात करें तो शुक्र को और गुरु को लेते हैं। वैसे तो नाम वास्तव में तो शुक्र का है, लेकिन बाद में लोगों ने गुरु को भी जोड़ दिया। विवाह के संदर्भ में जब विवाह हो उस समय तारा डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत होती। कहीं तारा शब्द सूर्य के लिए यूज हो रहा होता, कहीं पर शुक्र के लिए यूज हो रहा होता, कहीं पर किसी नक्षत्र विशेष के लिए हो रहा होता, क्योंकि बहुत सारे जो तारा पुंज हैं, उपकेतु हैं, वो भी टूटते रहते हैं, उनका संहिता ज्योतिष में बार बार विचार आता है। तो वहां अगर लिखा होता कि अगर ये तारा इससे टकरा करके यहाँ जाएगा तो ऐसा सा फल मिलेगा, तो हम सूर्य को समझते हैं या उस तारा को समझते हैं। इसलिए हमने इस सब चीजों से बचने के लिए समझ, ये तो मालूम है कि ये है, लेकिन हमने इसको ग्रह कहा। जैसे हम सबके जो बच्चे होते हैं उन सबके नाम अलग अलग हैं, और उन नामों से बुलाएं तो वो हमारे को बोलते हैं हाँ ना के रूप में उत्तर देंगे, लेकिन हम एक शब्द यूज कर सकते हैं पूरी पूरी दुनिया में सभी लोग कि ये हमारी संतान है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल। कोई भी आपसे पूछे कि आपके कितने बच्चे हैं या कितनी संतान है, तो आप लड़का और लड़की के भेद से नहीं बताते, टोटल काउंटिंग बता देते हो कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, जो भी। तो इसीलिए हमने ग्रहों को यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा जो है तारा और उपग्रह होते हुए भी इनको हमने ग्रहों की श्रेणी में लिया और सबको 9 के 9 ग्रहों को एक नाम से सूत्रबद्ध कर दिया, जिससे हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो जो 9 ग्रह हैं उसमें है सूर्य, चंद्र, मंगल, वार क्रम से लिख लो। फिर बुधवार आता है तो बुध ग्रह हो गया, बुधवार के बाद गुरुवार आता है तो फिर गुरु ग्रह हो गया, गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है तो शुक्र ग्रह हो गया, और शुक्रवार के बाद शनिवार आता है तो शनि ग्रह हो गया। और 2 केतु, राहु और केतु है, हमारे पास 2 ग्रह हो। तो टोटल हमारे पास जो ग्रह हैं वो हैं 9, राहु और केतु। ये जो 7 ग्रह हैं इनकी भी खासियत है कि इनमें से 2 जो ग्रह हैं यानी कि सूर्य और चंद्रमा, इनके पास तो एक एक राशि का ही अधिकार है। लेकिन जो और 5 ग्रह हैं यानी यहां से लेके यहां तक, ये सब इन सभी का नाम है तारा ग्रह, और इनके पास 2-2 राशियों का अधिकार होता है। ये 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। इनके पास ये 5 जो है तारा ग्रह हैं, और इनके पास जो है वो 2-2 राशियां होती है। ये तारा ग्रह भी इसलिए लिया, शब्द लिया गया जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि ये 2-2 राशि जिन ग्रहों की उनकी बात कर रहे हैं। जब पंच महापुरुष योगों की बात की गई तो वहां पर कहा गया कि 5 जो तारा ग्रह हैं उनसे ही बनता है। तो सूर्य चंद्रमा के पास एक एक राशि थी, इनसे तो बन नहीं सकता था, तो वहां पर वो शब्द यूज कर लिया गया कि तारा ग्रह है। तो शब्द जो है वो याद रखने के लिए, तो सूर्य चंद्रमा जो है उनको वो नॉर्मल ग्रह हैं, वो एक एक राशि उनके स्वामी हैं, और ये जो 5 ग्रह हैं हमारे पास ये 2-2 राशियों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इनको ऐसे भी समझ लो कि राजा और रानी का तो पूरे के पूरे उसके ऊपर अधिकार रहता ही है, लेकिन और लोग जो हैं उनके पास 2 प्लॉट भी हो सकते हैं, किसी के पास 1 प्लॉट भी होगा। उनमें से उसको कौन सा प्लॉट पसंद होगा ये विचार बाद में किया जाएगा कि कौन सी राशि उनको अच्छी ज्यादा लगती है, किसको ज्यादा वो पसंद करते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि को अच्छा मानते हैं, वो उसको अति प्रिय राशि हुआ करती है ज्योतिष में।
तो ये हमारे ग्रह हैं, और इन ग्रहों की खासियत ये है कि ये प्रत्येक ग्रह जो है वो जैसे भावों के कारक थे। एक प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं, दूसरे भाव से क्या देखते हैं, इस प्रकार से एक तो इनका कारकत्व है। दूसरा, जैसे राशियों के बारे में बात करिए कि जो राशि है कोई चर राशि है, कोई स्थिर है, कोई द्विज भाव राशि है, कोई अग्नि तत्व की राशि, कोई पृथ्वी तत्व की राशि है, कोई पूर्व दिशा की राशि है, कोई दक्षिण दिशा की राशि है। इसी प्रकार भावों की भी बात करें, कोई धर्म भाव है, कोई अर्थ भाव है, कोई मोक्ष भाव है। इसी प्रकार ये जो ग्रह हैं इनके भी बहुत सारे वर्गीकरण हैं। तो सूर्य जो है वो सूर्य जो है वो मान उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये राजा है, इसकी पूर्व दिशा होती है, और ये अग्नि तत्व का कारक ग्रह है। इसका जो तत्व है अग्नि है, और ये क्षत्रिय वर्ण है। इसका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है। चंद्रमा जो है वो रामी है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है वायव्य, यानी कि इसको आप अंग्रेजी में बोलते हो नॉर्थ वेस्ट। और ये जल तत्व का कारक ग्रह है। वर्ण इसका वैश्य है। मंगल जो है वो सेनापति है। डायरेक्शन जो है इसकी वो है दक्षिण दिशा, साउथ। अग्नि तत्व का कारक है, और क्षत्रिय वर्ण है इसका भी। बुध जो है वो राजकुमार है। दिशा इसकी उत्तर है। तत्व इसका पृथ्वी है, और वर्ण इसका विवेश्य है। गुरु जो है वो मंत्री है। दिशा इसकी ईशान है, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट बोलते हो। तत्व इसका आकाश है। वर्ण इसका ब्राह्मण है। शुक्र भी मंत्री है। डायरेक्शन इसके आग्नेय है। आग्नेय कौन होता है? तत्व इसका जल तत्व है। वर्ण इसका भी ब्राह्मण है। शनि जो है वो वैश्य है। डायरेक्शन इसकी पश्चिम होती है। तत्व इसका वायु है, और वैसे शूद्र वर्ण है। इनका एक बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे राशि का और भाव के और ग्रहों के जब एक जैसी चीजें मिल जाएं, जैसे मान लो सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, पूर्व दिशा की भी राशि है, और क्षत्रिय वर्ण की राशि भी है। तो इसको तो सिंह राशि में सूर्य और मंगल स्थित हों तो व्यक्ति के अंदर ये जो गुण हैं ये भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और वो सिंह राशि यदि लगन कुंडली में आ जाए, लगन में ही आ जाए, क्योंकि पहला जो भाव है पूर्व दिशा का भाव है। पूर्व दिशा में उदित राशि वहां रखी जाती है, और पूर्व दिशा की राशि भी यही है। तो वहां 1, 5, 9 राशि लगन में हो तो उन राशियों में सूर्य मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति के अंदर जो है शूरता, निडरता, ब्रेवरी, हिम्मत, हौसला, क्षत्रिय वाले गुण, दबंग, हिम्मत ना हारने वाला, बड़ी से बड़ी परिस्थिति का डटकर सामना करने वाला, लेकिन गुस्से वाला, जिद्दी, ऐसी प्रकृति, नाक पे गुस्सा रहना, ये होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाव, राशि और ग्रह तीनों का मेल एक जगह हो गया है। सबके गुण धर्म एक जैसे हैं, और लगन हमारा सिर है तो मस्तिष्क में, बुद्धि में ये बातें घर कर जाएंगी, कहने का मतलब। लेकिन वहां जल तत्व यानी कर्क राशि और सूर्य बैठ जाए तो अब क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का गुस्सा ऐसे होता है जिस प्रकार से अगर आप जो खाना बनाते हैं तो जो तवा होता है उस वो गर्म हो तो उसमें पानी के छींटे मारेंगे तो कैसी आवाज आती है। ऐसा व्यक्ति का गुस्सा और प्यार दोनों इस प्रकार का ही होगा। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला, बहुत जल्दी मान जाने वाला भी, दोनों चीजें एक्सट्रीम हो जाएंगी।
क्योंकि जल तत्व का अग्नि तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, तो दोनों के बीच में अंतर विरोध पैदा हो जाएगा, कभी इसकी मानेगा कभी उसकी मानेगा, तो वो दिक्कत भी करता है। तो इस प्रकार से जैसे पश्चिम दिशा 7वां भाव है, उसमें मिथुन तुला कुंभ राशि आ जाए और उसमें शनि बैठ जाए तो पश्चिम दिशा अच्छी होगी हमारे लिए। शनि का जो गुण था वो और विशेष तौर पे प्रखर हो गया वहां पर। इस प्रकार का विचार। ऐसे ही जैसे भाग्योदय इस दिशा में होगा तो भाग्य भाव का स्वामी मान लो कि सूर्य बन जाए और 9वें भाव के अंदर जो है 1, 5, 9 नंबर राशि आ जाए और सूर्य जो है वो लगन पंचम नवम में बैठ जाए या वो किसी दूसरी 5वीं या 9वीं राशि में बैठ जाए, तो ऐसे में पूर्व दिशा में भाग्योदय होना निश्चित हो गया। क्यों? क्योंकि भाव, राशि और ग्रह तीनों एक जैसे आ जाते हैं। भाग्य भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, भाग्य भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, भाग्य भाव में हो, तो ये पूर्व दिशा के भाव हैं एक्चुअल में, और ये राशि 1, 5, 9 नंबर राशि है। तो ऐसे में ग्रह, राशि और भाव जब किसी एक ही चीज को इंडिकेट करते हो, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो दिशा हो, चाहे वो वर्ण हो, तो ऐसे में वो जो गुण जो है वो व्यक्ति में प्रखर मात्रा में हमें दिखलाई देने लग जाता है। तो इस प्रकार उनका विचार है। ऐसे ही ग्रह जो हैं वो उच्च नीच आदि के होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ से टेबल दिखाता हूँ, उनको लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। प्रत्येक ग्रह जो है, देखो ये उच्च नीच की टेबल है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। उच्च यानी कि क्या है, हमने पहले भी ये बात करी थी कि ग्रह जो है वो उसका तो काम है कि वो अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन वो भिन्न भिन्न समय पर घूमता हुआ भिन्न भिन्न राशियों में परिभ्रमण करता रहता है। जब वो भिन्न भिन्न राशियों में परिभ्रमण करता है तो अलग अलग 12 राशियों में घूमता रहता है। जब सूर्य मेष राशि में आता है तो उस मेष राशि में वो चलता चलता जब वो 10 अंश पे पहुंच जाता है तो उस समय की जो पोजीशन है उसको सबसे ज्यादा एक्सट्रीम, सबसे ज्यादा शुभ माना हमने, उसी को हमने परम उच्च कहा। तो सूर्य यदि मेष राशि में 10 अंश पे किसी की कुंडली में बैठा है तो उसको बोलेंगे सूर्य परमोच्च है, परम उच्च राशि में बैठा है। सभी ग्रहों के बलवत्ता का जब विचार किया गया तो जब सर्वश्रेष्ठ जो स्थिति है ग्रह की वो होती है परमोच्च, परम उच्च राशि में बैठना ग्रह का सबसे बड़ा बल है। और उसी राशि से 180 डिग्री दूर उतने ही अंश के ऊपर वह ग्रह परम नीच हो जाता है। यानी कि सूर्य मेष राशि में 10 अंश पे उच्च का होता है, तो मेष राशि नंबर 1 है, उसमें आप 6 राशि जोड़ो तो क्या आएगा, 1 और 6 7। तुला राशि में 10 अंश पे ही नीच का हो जाएगा। फिर चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पे उच्च का होता है, तो वृषभ राशि 2 नंबर, उसमें 6 जोड़ो तो 8 वृश्चिक राशि में नीच का होता है। कहने का मतलब है ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं और उनकी जो खास डिग्रियां दी हुई हैं उनको तो बोलते हैं परमोच्च। अगर वो इन डिग्रियों में भी ना हो, इस राशि में है, तो इसको मात्र हम उच्च राशि कह देंगे। और उस उच्च राशि से 6 राशि आगे यानी 6 राशि और जोड़ दो 180 डिग्री दूर उनकी नीच राशि हुआ करती है। उच्च राशि का मतलब है ग्रह का कारकत्व बहुत सुंदर हो गया। मान लो सूर्य उच्च राशि का है तो गवर्नमेंट से सहायता मिले, पिता की स्थिति बहुत सुंदर हो, यशमान प्रतिष्ठा मिले, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहे, बाल जरूर झड़ जाते इन लोगों के, अन्यथा देखने में रोबीला, कद काठी अच्छी होती है, निरोगी होते हैं, नेत्र ज्योति भी ठीक रहती है इनकी, लेकिन चश्मा तो फिर भी चढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य जो है वो नेत्र ज्योति का कारक है। किसी चीज की एक्सट्रीम होना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन भौतिक विलासता के संदर्भ में बहुत सुंदर फल मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसे ही चंद्रमा अगर बलवान हो तो माँ का, धन का, मन का, इन सब चीजों का अच्छा फल मिलता है। मंगल अच्छा होने पर व्यक्ति का बल, पराक्रम, पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होते हैं, जमीन जायदाद का सुख होता है। ऐसे लोग मिलिट्री आदि में यानी डिफेंस से संबंधित नौकरियों में या कल प्रयोग का जो काम है, इंजीनियरिंग है या हार्डवेयर का जो काम होता है, इनमें बहुत अच्छा कर पाते हैं। बुध अच्छा होने पे व्यक्ति की नासिका, नाक जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है,
कल स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, बोलचाल में बहुत मीठा होता है, हास्य और व्यंग से युक्त होता है, बहन बेटियों से युक्त होता है, और उनके साथ में इसके जो संबंध बड़े मधुर होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को नस नाड़ियों से संबंधित दिक्कतें नहीं होती। बृहस्पति बलवान होने से बृहस्पति के फल, शुक्र के बलवान होने से शुक्र के फल, जो जो ग्रहों के जो फल हैं वो अच्छे होते चले जाएंगे यदि वो उच्च राशि में है तो। और आगे मूल त्रिकोण राशियां लिखी हुई है, सूर्य सिंह राशि में, चंद्रमा की वृषभ राशि। आप एक बात देख लो, ये मूल त्रिकोण राशि को अभी याद करा देता हूं आपको। याद करने का तरीका क्या है, प्रत्येक ग्रह की जो उच्च राशियां हैं वो तो उच्च राशि है ही उसकी। अब इसमें मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो सब सिर्फ सम राशि में जो है वो मूल त्रिकोणी होती हैं, उसका नाम है चंद्रमा और बुध। चंद्रमा की राशि तो है कर्क, लेकिन उच्च का हो रहा है वृषभ में, तो कर्क राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं होती, वृषभ में ही होती है। 3 डिग्री से आगे जाओ तो 3 डिग्री से, और यानी कि 4 अंश से लेकर 20 अंश तक जो है वृषभ राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है, और 0 से 3 तक परमोच्च। और बुध कन्या राशि में ही उच्च का होता है, और कन्या राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है अंशों के भेद से। और सभी ग्रह अपनी अपनी विषम राशि में मूल त्रिकोणी होते हैं, ये याद रखो। बृहस्पति की 9, 12 नंबर राशि है तो 9 विषम राशि है, वो मूल त्रिकोणी है। मंगल की 1 और 8 होती है तो उसकी मेष राशि विषम राशि है, तो वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र की 2, 7 में 7 है, शनि की 10, 11 में 11 है, तो ये इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, यानी कि विषम राशियां होती हैं, सिवाय चंद्रमा और बुध को छोड़ के। और सूर्य के पास तो राशि एक ही है, वो विषम भी है सिंह राशि, और उसी के अंदर वो जो है मूल त्रिकोणी होता है। मूल त्रिकोण का मतलब है जो जहां से बीज उत्पन्न हुआ, मूल का मतलब जड़ होता है, मूल का मतलब होता है जड़। आपने कभी शब्द सुना होगा कंद मूल, तो कंद का मतलब होता है जो ऊपर लगते हैं, जैसे सेब है, संतरा है, ये कंद है, बेर है। मूल का मतलब है जैसे आपके गाजर होती है, जिस प्रकार से मूंगफलियां होती हैं, जो जमीन के अंदर होते हैं उनको मूल बोलते हैं। तो मूल का मतलब है जड़, यानी कि प्रत्येक ग्रह की जड़ कहाँ से चालू है। तो जो भी ग्रह उच्च नीच राशि में वो होते हैं, उसके बाद इनका जो नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता का जो नियम है वो हमेशा मूल त्रिकोण राशि से लागू होता है, इसलिए ये मूल त्रिकोण राशि उनकी विशेष राशि है। और उच्च राशि के बाद दूसरा जो सोपान है, जिसे हम कहते हैं कि सबसे अच्छी स्थिति के बाद दूसरे नंबर की स्थिति क्या है, उसका नाम है मूल त्रिकोण होना, और तीसरी स्थिति उसकी होती है सवराशि होना। यह हम आगे लिखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसमें से लिख लीजिए कि ग्रह इन राशियों में उच्च के और नीच राशि के होते हैं, और मूल त्रिकोण राशियां इन ग्रहों की ये होती हैं। लिख लिया आप सभी ने? जी सर हो गया, अगर किसी का रह भी गया तो सर आप इसको सेंड कर दीजिएगा ना। हाँ, वो तो मैं कर दूंगा जी। तो प्रत्येक ग्रह की उच्च और नीच राशि का मतलब है कि ग्रह कब बलवान होते हैं और कब कमजोर हो जाते हैं, उनको जानने का एक आधार है, एक तरीका है। नीच राशि में कमजोर हो जाता है ग्रह, उच्च राशि में बहुत बलवान होता है, मूल त्रिकोण में उससे थोड़ा सा कम बलवान होता है बस, लेकिन बलवान तो वहां भी होता है। तो मैं ये आपको टेबल भेज दूंगा मैं, ठीक है, और मैं जो है अब आगे बढ़ता हूँ। अब जो ग्रह हैं इनकी इनकी खासियत है कि ये प्रत्येक ग्रह जो है, क्योंकि ग्रह का मतलब है हमने देवताओं के रूप में उनको जाना, यानी कि एक व्यक्ति विशेष है जो देवताओं के संदर्भ में देखे जाते हैं। तो सच बात है कि वो चलते भी हैं, उड़ते भी हैं, देखते भी हैं, घूमते फिरते भी हैं, सब कुछ करते होंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं एक दूसरे को, ऐसे ग्रहों की भी दृष्टियां होती हैं, ग्रहों की दृष्टियां। सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है, चंद्रमा
की दृष्टि भी सातवीं होती है। मंगल की जो दृष्टि है वो सातवीं होती है, लेकिन उसके अलावा 4 और 8वें भाव पे भी होती है, चौथी और 8वीं दृष्टि भी होती है। फिर बुध जो है उसके पास मात्र 7वीं दृष्टि होती है। फिर उसके बाद गुरु है, गुरु के पास जो है 7वीं दृष्टि तो सभी के पास है, इसके पास 5वीं और 9वीं की होती है। फिर है शुक्र, शुक्र के पास 7वीं दृष्टि होती है। और शनि, शनि के पास 7वीं तो होती है, साथ में तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है। और राहु केतु को भी आजकल के संदर्भ में बहुत सारे लोग मानते हैं कि 7वीं की तो उसकी विचार तो एक दूसरे के सामने ही होते हैं, 5वीं और 9वीं दृष्टि लेते हैं आजकल बहुत सारे लोग। तो हम भी ले रहे हैं, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए हम भी ले रहे हैं। लेकिन शास्त्र में कहीं पर भी राहु केतु की दृष्टि का विचार नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चीज सिद्धांत अगर लागू हो रहा हो और आपको, क्योंकि ज्ञान वो है जिसका बार बार पालन करने के बाद आपके ज्ञान के अंदर जो है और सार्थनेस आ गई हो और प्रयोजनता आ गई हो और आपके वो जो नियम है वो सदैव काम करते हो, तो ऐसे में आप अपने लिए कोई नियम बना सकते हैं। लेकिन हमने भी गुरु मुख से सुना कि 5वीं और 9वीं दृष्टि राहु और केतु की देखनी चाहिए, तो हम भी देख रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं, और आप कीजिए, वास्तव में अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब ये सभी ग्रहों की दृष्टियां हैं, हमारे पास 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनमें आप देखें तो देखो मंगल, गुरु, शनि, इनके पास एक्स्ट्रा दृष्टि है, इनके पास एक्स्ट्रा दृष्टि है और इनके पास मात्र एक दृष्टि है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है, आपने लिख तो लिया होगा, तो मैं लॉजिक के लिए दोबारा बनाऊंगा। इसका लॉजिक ये है कि जो हमारी जन्म पत्री होती है, जब हमने बात करी कि सभी ग्रहों को जो दृष्टियां दी गई थी, जो ग्रहों को अधिकार दिया सूर्य और चंद्रमा ने, 5 ग्रहों को 2-2 राशि का, तो उस संदर्भ में इसलिए दिया था कि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा दृष्टियां थी। मंगल जो है सबसे पहले हमारे पास मंगल ग्रह है, मंगल को अगर हम लगन में बैठा दें तो मंगल के पास जो 4th दृष्टि है, चौथी, वो तो इस भाव पे आएगी, और जो 7th दृष्टि है वो इस भाव पे आएगी, और जो उसके पास 8th दृष्टि है वो इस भाव पे आएगी। मंगल को हमने कहा सेनापति, यानी कि फौज का कमिश्नर है जी, या ब्रिगेडियर है। इसका काम क्या है? हमने जब राशियों की बात करी तो हमने कहा कि मंगल को सेनापति नियुक्त करने के पीछे जो सूर्य और चंद्रमा का जो उद्देश्य था वो ये था कि जनमानस के अंदर, प्रजा के अंदर जो है वो कानून की व्यवस्था बनी रहे, और बाहरी आक्रमणों से भी जो हमारी बचाव या हमारा रक्षा करे उसको हम सेनापति बनाते हैं, उसका नाम है मंगल। तो चौथा भाव जो है वो संहिता ज्योतिष में जनता का होता है, पब्लिक का, 4th हाउस। और 8वां भाव जो है वो उसका नाम एक है रंध्र, रंध्र का मतलब होता है लीकेज, इसी को हम बॉर्डर बोलते हैं, BORDER, LOC है ये मान लो। तो सेना के 2 काम है, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। तो मंगल सेनापति है, तो उसी के कंट्रोल में दोनों जगह आ गई, इसलिए उसके पास 4थी और 8वीं दृष्टि है मंगल के पास, ये एक्स्ट्रा दृष्टियां उसके पास। तो 7वीं दृष्टि तो सबके पास ही है। इसी प्रकार मंगल के बाद जो दूसरी दृष्टि है, ग्रह है, उसका नाम है गुरु। गुरु को हमने पहले कहा था कि गुरु क्या है? शिक्षा का मंत्री बनाया। तो 5वां जो स्थान है वो तो संतान का है, 5वीं दृष्टि उसकी यहाँ आई, तो 5वां भाव संतान है, न्यू कमर बेबी, और ये स्थान शिक्षा का भी है और ज्ञान का भी है, बुद्धि का भी है। और 9वां भाव जो है वो धर्म का है, संस्कार का भाव है, नैतिकता का भाव है। तो ये काम कौन कर सकता था? गुरु बृहस्पति कर सकता था। इसके लिए उस बृहस्पति को 2 दृष्टियां दी गई, 5वीं और 9वीं।
पांचवें भाव से हमारी जो बुद्धि जो है, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विवेक है, वो जागृत हो, वो बहुत जरूरी था। क्योंकि जो नए बच्चे पैदा होंगे, जो जब भी कोई नेता होता है तो क्या स्पीच में बोलता है कि अब जो नई जनरेशन है ये भारत का भविष्य है, तो उनका पढ़ा लिखा होना, उनका समझदार होना बहुत जरूरी है। तो हमारे ज्योतिष में कल्पना बहुत पहले से कर ली गई थी कि पांचवा स्थान बुद्धि का स्थान है, तो इसमें ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, स्मरण शक्ति अच्छी हो और अच्छे संस्कारों से युक्त हो, धर्म कर्म में रुचि रहे, इसलिए बृहस्पति के पास दोनों भावों की दृष्टि है, पांचवें और नौवें भाव को जागृत करने वाली दृष्टि है। तो तीसरा जो ग्रह हमारे पास वो है शनि। शनि को प्रेष्य कहा, नौकर कहा हमने। तो शनि के पास जो दृष्टि है वो एक तो तीसरे भाव पे है और एक उसकी जो दृष्टि है वो है दसम भाव पे। तो दसम भाव कर्म है और तीसरा जो भाव है वो हिम्मत हौसले का है। तो सच बात है कि जो नौकर या सेवक होता है उसको कभी भी बोलो आप छोटू चाय बना दे जी मैं, छोटू ये काम कर ले जी मैं, वो जितना हाँ में हाँ करता रहेगा तब तक अच्छा छोटू है, और किसी ने मना कर दे तो बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए शनि के पास तीन दृष्टियां हैं। तीसरा भाव हिम्मत हौसले का है, बल पराक्रम साहस का है, भागदौड़ का है, और 10वां भाव है एक्टिविटी का, कुछ भी कहो वही करे। तो इसलिए शनि के पास तीसरी और 10वीं दृष्टि है, ये इसके पीछे आधार है। फिर बाद में राहु केतु को हमने माना कि उसके पास जो है बृहस्पति वाली दृष्टि है, तो पांचवी दृष्टि हमारी बुद्धि को, शिक्षा को, ज्ञान को राहु जो है वो भ्रमित कर सकता है, उसमें वायरल इन्फेक्शन दे सकता है। और नवा भाव धर्म है, संस्कार का, नैतिकता का भाव है, राहु इसके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसमें भी भय दे सकता है, भ्रांति बन सकता है। एक व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ अग्रसर हो जाता है, कारण क्या है? राहु का इम्पैक्ट होगा। 8वां भाव और राहु ये दोनों के दोनों ही व्यक्ति को अपने धर्म से गिराने की ताकत रखते हैं या अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ अग्रसर करने की ताकत रखते हैं। इसलिए राहु जो है वो एक प्रकार से कह लीजिए कि एक वायरस है जो हमारी बुद्धि और ज्ञान को, हमारे धर्म, संस्कार और नैतिकता को कहीं न कहीं बाहरी और चीजों के संदर्भ में हमारी बुद्धि को भरमा सकता है, हमारे संस्कारों के अंदर अलग प्रकार की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। तो ये राहु का अवगुण है। इसलिए राहु को भी 5वीं और 9वीं दृष्टि के संदर्भ में देखा जाने लगा, क्योंकि जब तक इसका प्रभाव नहीं होगा व्यक्ति भ्रमित नहीं हो सकता। संसार में सबसे ज्यादा दुखी वो व्यक्ति होता है जो कंफ्यूज हो, जिसने डिसीजन ले लिया उसको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो जो करना है उसे कर ले। लेकिन राहु सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला ग्रह होता है। तो 5वें भाव में जब राहु हो तो आप देखो ना, ऐसे बच्चे की पढ़ाई का टाइम हो तो उन्होंने क्या लेना है। अगर जैसे ही 9th क्लास पार करते और 10th करते हैं और 10th के बाद 11th में जाएंगे तो मैंने भी साइंस ले ली है, मैंने कॉमर्स ले ली है, मैंने आर्ट्स ले ली है, क्या लेनी है, खुद ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। और मम्मी पापा के हो तो मम्मी पापा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि राहु भ्रमाता है, परेशान कर देता है। तो ये उन ग्रहों की दृष्टि है। दृष्टि का मतलब ये है कि जहां पर भी ग्रह देखेगा उसको प्रभावित करेगा। अब जो ग्रहों के परस्पर जो संबंध होते हैं, ये तो दृष्टियां थी, अब है ग्रहों के संबंध। तो थोड़ी देर पहले कर रहे थे K+P का संबंध, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर आपस में साथ में हो, उनका संबंध हो तो कहते हैं तो राजयोग होगा। उसी बात को आज पूरा करके फिर क्लास का समापन करेंगे। तो संबंध 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो, राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन, इसको अंग्रेजी में आप बोलते हो एक्सचेंज। आम भाषा में इसको लिख लो, एक दूसरे की राशि में बैठना। और इसी का एक शास्त्र में और नाम है, वो बोलता है स्थान विनिमय, यानी कि एक दूसरे के स्थान पे बैठ जाना, विनिमय चेंज कर लेना। दूसरा जो संबंध है उसका नाम है एकांतर दृष्टि संबंध। एकांतर दृष्टि संबंध, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस एकांतर दृष्टि संबंध को पढ़ते तो हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है। मैंने तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को भी देखा है कंफ्यूज होते हुए
कि एकांत दृष्टि संबंध तब मान लेते हैं जब एक ग्रह देख रहा हो दूसरे को और दूसरा उसको ना देख रहा हो, बल्कि ये सब पूरी नहीं है, तो उसकी भी बात करेंगे। तीसरा जो है वो है दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध का मतलब है एस्पेक्ट, एक दूसरे को एक्सपेक्ट करना, एक दूसरे को देखना। और चौथा जो संबंध है उसका नाम है युति संबंध। युति संबंध का मतलब है, इसको बोलते हो आप कंजक्शन, एक साथ बैठना, कंजक्शन, ये कंजक्शन है। तो चार प्रकार के संबंध हैं। और एक संबंध और है पांचवा जो मंत्रेश्वर जी ने दिया, वो था, लिखो, परस्पर, परस्पर एक दूसरे से, परस्पर एक दूसरे से केंद्रीय त्रिकोण में बैठना, केंद्रीय त्रिकोण में बैठना, ये एक और संबंध है। वास्तव में दशा पैटर्न में तो बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि केंद्र भाव 1 4 7 10 है, ग्रह कहीं भी बैठे, वहां से देखो कि जो इस ग्रह दूसरा ग्रह का विचार कर रहे हो वो उससे चौथे सातवें 10वें में बैठा है तो केंद्र में कहलाएगा। अगर उस ग्रह से 5वें 9वें में कोई ग्रह बैठा है जिसका विचार कर रहे हो तो वो सिर्फ त्रिकोण कहलाएगा। तो इसको एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में बैठना पांचवा संबंध है। तो चार संबंध है राशि परिवर्तन होते हैं, जिसमें पहला है राशि परिवर्तन, दूसरा है एकांत दृष्टि संबंध, तीसरा है दृष्टि संबंध, चौथा है युति संबंध। ये कैसे बनते हैं तो उसके लिए मैं आपको बना करके आपको वो करा देता हूँ एग्जाम्पल। तो आप है ना जो 5 कुंडलियां बना लो अपने पास कॉपी में छोटी छोटी, मैं तो बड़ी कुंडली बनाऊंगा जिसे आपको दिखाई दे, इसी में मैं जो है पांचों संबंध बना के दिखा दूंगा आपको। ये जन्म पत्री हमने बना ली, मान लेते हैं कि हम ये 5 नंबर लेकर के कुंडली बनाते हैं। ये एक स्थिति बना दी, गुरु बैठा दिया लगन में, सूर्य को बैठा दिया पंचम भाव में, सिंह लगन है तो लगन का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। और पंचम भाव में धनु राशि उसका स्वामी हो गया गुरु। तो इसका मतलब क्या हुआ? लगन और पंचम भाव में क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। लगन का स्वामी सूर्य है, वो 5वें भाव में बैठ गया, और 5वें भाव का स्वामी गुरु है, वो लगन में बैठ गया। तो ये दोनों का स्थान परिवर्तन हो गया। जैसे एक और बना देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ तो बैठे हैं शुक्र और यहाँ बैठ के बुध। वैसे सूर्य से बुध और शुक्र इतनी दूर नहीं होते, लेकिन समझाने के लिए, लेकिन इतनी दूर बनाएंगे नहीं अपनी, कल के लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर तो मैंने बैठा देता हूँ मंगल को, और यहाँ बैठा देता हूँ शनि को, ये ज्यादा अच्छा है। तो चौथे भाव का स्वामी है मंगल, वो बैठ गया 6ठे भाव में, और 6ठे भाव में मकर राशि उसका स्वामी है शनि, वो बैठ गया 4th भाव में। यानी इन दोनों का एक्सचेंज हो गया, यानी कि 4th लॉर्ड 6th में और 6th लॉर्ड 4th हाउस में एक्सचेंज हो गया। यानी कि मैं तो आपकी सीट पे बैठ जाऊं, आप मेरी सीट पे बैठ जाओ, मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं, आप मेरी गाड़ी ले जाओ, तो एक्सचेंज हो गया ना। ऐसे ही जिस राशि का, जिस भाव का विचार कर रहे हो उसको देखो कि उसका स्वामी कहाँ बैठा है, और उसका स्वामी यदि उसी के घर में बैठा है तो एक्सचेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं स्थान विधि में एक्सचेंज होना। ये सबसे सुंदर संबंध है जन्म पत्री में, और इसका जो फल है वो 100% हुआ करता है। लिख लो, जहां आपने लिखा था ना स्थान परिवर्तन, उसके सामने लिख लो फल 100%। तो पहला है ये वाला नियम।
अब दूसरा नियम है एकांत दृष्टि संबंध। अगला एक संबंध है एकांत दृष्टि संबंध। एकांत दृष्टि संबंध का मतलब है कि एक दूसरे की राशि में एक ग्रह बैठा होता है, दृष्टि या दृष्टा ग्रह, वो उसको देखे तो एकांत दृष्टि संबंध बनता है। तो कैसे बनेगा ये, इसको हम बना के देख सकते हैं। तो बनाए तो कैसे बनाए कि कोई भी एक योग लेते हैं हम, ये लो मंगल बैठा दे 5वें भाव में धनु राशि में और गुरु को बैठा दे उच्च राशि का 12वें भाव में। अब इसमें क्या हुआ कि मंगल जो है वो किस राशि में बैठा है, गुरु की राशि में। गुरु की राशि में बैठ के और 8वीं दृष्टि से गुरु को देखता है यहाँ से, लेकिन गुरु जो है वो मंगल को नहीं देखता। मंगल गुरु की दृष्टि 5वीं तो यहाँ आ गई, 7वीं इस भाव पे आ गई और 9वीं दृष्टि यहाँ पे रुक गई। और मंगल की दृष्टि जो है वो एक यहाँ आती है, एक 11th हाउस पे आएगी यहाँ और एक 12th हाउस पे आएगी। तो ऐसे में क्या हुआ, मंगल जो है वो गुरु की राशि में बैठ के गुरु को देखता है, लेकिन गुरु उसको नहीं देखता। इसी को एकांत दृष्टि संबंध कहते हैं। इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता था कि गुरु मंगल की राशि में बैठ जाए और गुरु जो है मंगल को देखे और मंगल गुरु को ना देखे, तो भी एकांत दृष्टि संबंध होगा। इस प्रकार से एकांत दृष्टि संबंध होता है। इसका नियम जो है वो ये है, दृष्ट ग्रह या दृष्टा ग्रह दोनों में से कोई एक किसी न किसी की राशि में जरूर बैठा होगा और एक देख रहा होगा, दूसरा उसको नहीं देखता, उसको हम एकांत दृष्टि संबंध कहते हैं। ये है 80% फल देने वाला होता है। स्थान विनिमय तो 100% फल देता है और जो एकांत दृष्टि संबंध है वो 80% फल देने वाला होता है। उसके बाद स्थान विनिमय के बाद जो दूसरा एकांत दृष्टि संबंध के बाद जो दूसरा संबंध था वो था दृष्टि संबंध। दृष्टि का मतलब एक दूसरे को देखना। जैसे मान लो मंगल यहाँ लिखा होता है, गुरु यहाँ लिखा होता है, तो दोनों एक दूसरे को साफ की दृष्टि से देख रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे ही मान लेते हैं कि मंगल यहाँ, और कौन सा ग्रह ऐसा हो सकता है जो एक दूसरे को देखें। जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिख दूं कि सूर्य और बुध यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर जो है शनि बैठा हुआ है। तो देखो ये आपस में तीनों ग्रह एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं। शनि सूर्य और बुध को देख रहे हैं, सूर्य बुध शनि को देख रहे हैं, तो ये दृष्टि संबंध हो गया। और युति का मतलब है, युति संबंध तो बड़ा आसान है और दृष्टि संबंध बहुत आसान है। एक दूसरे को देखना तो दृष्टि संबंध है, और दो या दो से अधिक ग्रह एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो उनको युति संबंध बोलते हैं। जैसे इस कुंडली में सूर्य बुध बैठा है तो ये युति संबंध है। सूर्य बुध इकट्ठे हो तो बोलते हैं ना बुध आदित्य योग होता है। तो सूर्य बुध इकट्ठे हैं तो बुध आदित्य योग बन गया इस कुंडली में। लेकिन बुध आदित्य योग का फल कैसा रहेगा ये विशेष विचार। तो बुध अस्त हो सकता है, बुध शत्रु राशि का हो सकता है, सूर्य शत्रु राशि का हो सकता है, आगे षडबल में कमजोर हो सकता है, आगे नवांश में नीच का हो, देश कोण में कमजोर हो, क्रूर षष्ठ्यांश में हो, बहुत सारी स्थितियां हैं वो। लेकिन इस प्रकार से युक्ति का मतलब है साथ साथ बैठना। तो इस प्रकार से जो है ग्रहों के संदर्भ में कुछ बातें आज हमने करी, कुछ हम कल भी क्लास है आपकी इसी टाइम करेंगे 1 से 3। सर एक डाउट है। बता बेटा। सर एक डाउट था बीच में। बता। वो अगर सपोज ये तो एक दूसरे को देख रहे हैं तो दृष्टि संबंध हो गया। अगर सपोज मंगल अगर 9th हाउस में होता और 4th दृष्टि से सिर्फ गुरु को देख रहा होता तो नहीं बनेगा क्या? नहीं, वो तब बनेगा जब एकांत दृष्टि संबंध हो, अन्यथा सिर्फ वो देख रहा है बस, संबंध नहीं बना। तो इसका इफेक्ट नहीं होता? नहीं, वो उसको पीड़ित कर देगा। बल्कि पाप ग्रहों की दृष्टि की जो बात कही गई ना बेसिकली,
उसमें अगर अच्छा, अच्छा। संबंध बनने जी। पे तो पाप गुरु की दृष्टि भी इतनी पाप फलदायी नहीं होती। अच्छा सर। हाँ, संबंध का तो बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। लेकिन ये भी सच ठीक बात है है कि संबंध का मतलब ये भी है होता है कि जो फल है जन्म पृथ्वी जी में सर। जो अब बन गया है, उसका वो फल भी जरूर मिलेगा व्यक्ति को। वो धीरे धीरे अब आगे आगे खुलेंगे ये रहस्य। जैसे जैसे अभी तो कुंडली बनाना भी नहीं सीखा हमने, हम तो शुरुआत की नॉलेज की बात जी कर रहे सर। हैं फिलहाल। तो जैसे जैसे आगे करेंगे वो सब सामने आ जाएगा, है ना। जी। चलो फिर मैं, ठीक ठीक है सर। नमस्कार, ठीक। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। जी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर। वेलकम।